बच्चों, मैं रंजीत वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको समाजशास्त्र प्रथम का चौथा अध्याय बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में को पढ़ाऊंगा। बच्चों, यह चैप्टर आपकी आगामी आने वाली 2021 की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, हम देखते हैं अपना चौथा चैप्टर बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। तो देखिए बच्चों, ये चौथा अध्याय हमारा है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। तो बाजार किस प्रकार एक सामाजिक संस्था के रूप में हमारे जीवन में लाभकारी है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चूंकि चैप्टर ही बाजार से संबंधित है, तो बच्चों हम देखते हैं सबसे पहले बाजार का अर्थ क्या होता है। भैया बाजार किसे कहते हैं, या साधारण शब्दों में बाजार को परिभाषित कीजिए, बाजार है क्या। तो बाजार को बच्चों देखिए साधारण शब्दों में कहा गया कि बाजार शब्द से हम सभी परिचित हैं। बाजार यानी बाजार शब्द से हम सभी क्यों परिचित हैं, क्योंकि बाजार एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर सभी चीज़ों का क्रय विक्रय होता है। यानी एक ऐसा केंद्र बिंदु होता है, वह स्थान होता है जहाँ एक वस्तु का क्रय विक्रय के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। उसे ही हम उस स्थान को ही हम बाजार कहते हैं। तो बाजार शब्द से हम सभी परिचित हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में हम बाजार से आशय उस स्थान विशेष से लगाते हैं जहाँ वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। ठीक है, यानी साधारण बोलचाल की भाषा में हम बाजार से आशय उस स्थान विशेष से लगाते हैं, यानी वह स्थान जहाँ किसी वस्तु का क्रय विक्रय होता है, उसे उस स्थान को ही हम बाजार कहते हैं। यानी जहाँ हम अपनी किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो ऐसे स्थान को, जहाँ पर यह स्थान होता है, ऐसे स्थान को हम बाजार कहते हैं। कभी कभी हम स्थान की बात ना करके लोगों व खरीदारों और विक्रेताओं के जमावड़े की बात करते हैं, जो मिलकर बाजार बनाते हैं। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि हम खरीदारी की बात नहीं करते हैं, बल्कि लोगों, खरीदारों और विक्रेताओं के जमावड़े की बात करते हैं। यानी जहाँ पर लेने वाले और बेचने वाले तथा देखने वाले लोग इकट्ठा होते हैं, तो ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। यानी आप लोगों ने देखा होगा या सुना भी होगा कि जहाँ पर बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, सभी अपने अपने कह सकते हैं कि अपने अपने विचार प्रकट करने लगते हैं, तो ऐसे स्थान पर क्या होता है कि बाजार लग गई है। तो ऐसे स्थान को हम बाजार कहते हैं। यानी जहाँ सभी व्यक्ति अपने अपने विचार प्रस्तुत करने लगते हैं, एक स्थान पर केंद्र हो, एक केंद्र बिंदु पर इकट्ठा होकर के, तो उस केंद्र वाले स्थान को हम क्या संज्ञा देते हैं, बाजार की संज्ञा देते हैं। तो इसलिए हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि वह स्थान जहाँ पर हम किसी वस्तु का क्रय विक्रय कर सकते हैं, वैसे स्थान को हम बाजार कहते हैं। समझ में आई बात। अब देखते हैं बच्चों, कुछ समाजशास्त्रियों ने या जो अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने बाजार को परिभाषित किया। जैसे अर्थशास्त्री चैपमैन के अनुसार, एक अर्थशास्त्री थे चैपमैन, उन्होंने बाजार की परिभाषा दी कि बाजार शब्द यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी स्थान का बोध कराए। यानी बाजार शब्द यह जरूरी नहीं कि किसी स्थान का ही बोध कराए, वरन यह हमेशा किसी वस्तु या वस्तुओं तथा इसके क्रेता विक्रेताओं से संबंधित होता है। यानी बाजार शब्द का अर्थ कहने का तात्पर्य कि यह आवश्यक नहीं कि किसी स्थान को ही हम बाजार की संज्ञा दे सकते हैं, वरन हम किसी वस्तु को या वस्तुओं तथा इसके क्रेता विक्रेताओं से संबंधित होता है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से आपस में प्रतियोगिता पाई जाती है। यानी जहाँ पर कई क्रेता विक्रेता से संबंधित क्षेत्र हो जाता है, तो ऐसे क्षेत्र को भी हम बाजार कहते हैं। और इसमें प्रत्यक्ष रूप से जो आपस में एक दूसरे के प्रति प्रतियोगिता की भावना पाई जाती है। ठीक, उसके आने एली के अनुसार, यानी जो हमारे समाजशास्त्री थे एली, इन्होंने कहा था कि किसी स्थान विशेष से नहीं, वरन उन सभी शक्तियों के कार्यशील क्षेत्र से है। यानी किसी स्थान विशेष को हम बाजार नहीं करते, वरन वहाँ की जो शक्तियाँ, कार्यशील शक्तियाँ होती हैं, वैसे कार्यशील शक्तियों वाले क्षेत्र को भी हम बाजार कहते हैं। यानी कार्यशील शक्तियाँ कौन कौन सी, यानी जहाँ पर ये व्यक्ति हमारे कार्यशील शक्तियाँ हो जाती हैं, जो अपने विचारों का आदान प्रदान करती हैं, तो ऐसे क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। तो बच्चों, मेरे हिसाब से बाजार का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आए तो कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं, तथा कमेंट्स के जरिए ये ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा।
तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं बाजार के प्रकार। देखते हैं, सबसे पहले बाजार का अर्थ और परिभाषा मैंने बताई आपको। अब हम आगे देखते हैं बाजार के प्रकार, यानी बाजार कितने प्रकार का होता है। तो बाजार जो होता है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? बाजार मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 खुले बाजार, ठीक। दूसरा साप्ताहिक बाजार, तीसरा अल्पकालीन बाजार और चौथा होता है दीर्घकालीन बाजार, ठीक है। तो बाजार का अर्थ एवं परिभाषा और बाजार के प्रकार। तो बाजार के प्रकार पर हम आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाजार के प्रकार। बाजार मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 खुले बाजार क्या हैं। तो अब खुले बाजार क्या है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि स्मिथ के अनुसार, यानी एडम स्मिथ ने कहा था कि इसमें किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय या रोकथाम या नियंत्रण लागू नहीं होता है। यानी जो खुले बाजार होते हैं इसमें किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय या रोकथाम या नियंत्रण लागू नहीं होता है और कोई व्यापार में किसी प्रकार की कोई सरकारी हस्तक्षेप या नियंत्रण लागू नहीं होता है। यानी कह सकते हैं कि ऐसा बाजार जहां पर स्वतंत्रता पूर्वक एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को का क्रय विक्रय कर सकता है, उसमें कोई भी सरकारी हस्तक्षेप लागू नहीं होता, यानी सरकार का हस्तक्षेप लागू नहीं होता है और किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय या रोकथाम या नियंत्रण लागू नहीं होता है। किसी प्रकार की रोकथाम नहीं होती है, यानी व्यक्ति उस स्थान विशेष पर बैठकर स्वतंत्रता पूर्वक अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकता है। तो ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं? खुले बाजार। जो एक खुले मैदान के नीचे बैठकर व्यक्ति अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है, उसके लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, तो उसे हम खुला बाजार कहते हैं। समझ गए? और दूसरा हमारा है कौन सा? साप्ताहिक बाजार। तो साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं? तो सप्ताह में किसी एक दिन आयोजित होने वाले बाजार को हम साप्ताहिक बाजार कहते हैं। यानी जो 7 दिनों में केवल एक बार लगता है, ऐसे बाजार को हम क्या कहते हैं? साप्ताहिक बाजार कहते हैं। जहां व्यक्ति एक सप्ताह के अंदर एक विशेष दिन को चयनित करता है और उस दिन उस क्षेत्र विशेष में जा करके अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय स्वतंत्रता पूर्वक करता है। तो ऐसे क्षेत्र को या ऐसे बाजार को हम क्या कहते हैं? साप्ताहिक बाजार कहते हैं। तो बच्चों, ये पूरा चैप्टर पढ़ाने से पहले एक बार हम जरूर बताएंगे आपको कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। ये दूसरा हो गया हमारा साप्ताहिक बाजार। तीसरा है अल्पकालीन बाजार। अब अल्पकालीन बाजार किसे कहते हैं? अल्प जैसा कि शब्द है अल्पकालीन, यानी अल्प का अर्थ होता है थोड़े, कालीन माने समय के लिए, यानी थोड़े समय के लिए जो बाजार लगते हों, ऐसे बाजारों को हम अल्पकालीन बाजार कहते हैं। तो ऐसे बाजार में क्या होता है? अपने सामान को बेचने की होड़ लगी होती है, ठीक है। सभी यानी वस्तुओं में उतार चढ़ाव की या कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा की भावना पाई जाती है। सभी उतार चढ़ाव करके अपने सामान को अतिशीघ्र बेचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह बाजार जो होती है वो बहुत कम समय के लिए लगती है और उजड़ जाती है, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं अल्पकालीन बाजार, यानी यह कुछ समय के लिए ही या क्षेत्र विशेष पर लोग इकट्ठा होते हैं और कम समय में अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय करके वहाँ से चले जाते हैं। तो ऐसे बाजार को हम क्या कहते हैं? अल्पकालीन। यानी इसमें उपभोग की वस्तु की मांग बढ़ जाती है, यानी जो वस्तुओं की मांग होती है वो बढ़ जाती है लेकिन समय कम होता है, ठीक है। तो ऐसे बाजार को हम अल्पकालीन बाजार कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि जो बाजार कम समय के लिए लगता है उसमें वस्तुओं जो उपभोग होने वाली वस्तुएं हैं उनकी मांग बढ़ जाती है। यानी कम समय में लगने का तात्पर्य है कि लोगों की संख्या बढ़ जाती है तथा वस्तुएं जो होती हैं वो कम पड़ती चली जाती हैं, जिसके कारण वो उन वस्तुओं का मूल्य बढ़ाकर बेचने लगते हैं, ठीक है। या उपभोग में आने वाली वस्तुओं का मूल्य इसमें बढ़ जाता है। तो ऐसे बाजार को हम अल्पकालीन बाजार कहते हैं। फिर अगला बच्चों है चौथा बाजार हमारा कौन सा है? दीर्घकालीन बाजार। तो दीर्घकालीन बाजार कौन सा है? तो उपभोग की हुई वस्तु की मांग के अनुसार, मांग और पूर्ति के अनुसार उसकी पूर्ति की जाती है। यानी दीर्घकालीन बाजार अर्थात लंबे समय तक जो बाजार लगे रहते हैं। तो ऐसे बाजारों को हम क्या कहते हैं? दीर्घकालीन बाजार। इसमें उपभोग की हुई वस्तुओं की मांग के अनुसार उसकी पूर्ति की जाती है। यानी जो वस्तुओं की आवश्यकता होती है तो वहाँ के व्यक्तियों की मांग के अनुसार, जैसे वहाँ के जो लोग होते हैं, बाजार आने वाले लोग होते हैं, उनकी जिससे मांग होती है तो वैसी उनकी मांग की पूर्ति को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो ऐसे बाजार को हम दीर्घकालीन बाजार कहते हैं, क्योंकि यह अब लंबे समय की समय के लिए लगता है। तो कोई भी वस्तु शॉर्ट होने पर हम उसे
उसकी पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे बाजार को हम क्या कहते हैं? दीर्घकालीन बाजार, जो लंबे समय की लगती है और व्यक्तियों की आवश्यकताओं को इसमें आसानी से पूर्ण किया जा सकता है। ऐसे बाजार को हम दीर्घकालीन बाजार कहते हैं। तो बच्चों, मेरे हिसाब से अब आप समझ गए होंगे कि बाजार चारों प्रकार के बाजार, खुले बाजार, साप्ताहिक बाजार, अल्पकालीन बाजार और दीर्घकालीन बाजार, ये 4 प्रकार के बाजार मैंने आपको पढ़ाए। अब आगे देखते हैं। एक प्रश्न बच्चों बनता है जिसमें जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो देखिए, हुंडी किसे कहते हैं, या हुंडी को परिभाषित कीजिए। हुंडी क्या है? हुंडी का अर्थ क्या है? ठीक है, या हुंडी का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। तो हुंडी है क्या? देखिए, पारंपरिक रूप से भारतीय समाज में व्यापारिक विनिमय के लिए अपनाई जाने वाली एक व्यवस्था को हुंडी कहते हैं। ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली होती है, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान करने वाली जो प्रणाली होती है, पारंपरिक रूप से भारतीय समाज में व्यापारिक विनिमय, यानी जो व्यापार करने के लिए या वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए जो अपनाई जाने वाली एक व्यवस्था थी, उसे हम हुंडी कहते हैं। यानी आप अपने साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि यदि आप किसी वस्तु को किसी से लेते हैं, उसके बाद में उसके बदले जो आप उसे देते हैं, तो ऐसे को क्या कहते हैं? हुंडी। तो यह जो बाजार में शब्द एक पनपता है आपके लिए, हुंडी। तो यानी आप कहते हैं कि जो भारतीय समाज में व्यापारिक विनिमय के लिए, विनिमय का अर्थ होता है वस्तुओं के आदान प्रदान करने के लिए जो अपनाई जाने वाली एक व्यवस्था होती है, उसे हम हुंडी कहते हैं। ठीक है, यानी यदि कोई व्यक्ति आपका कार्य करवा रहा है, तो उसके बदले में आप उसका कार्य जब करवाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? उस कार्य करने की व्यवस्था को हम हुंडी कहते हैं। आप समझ गए होंगे। तो यह व्यवस्था विनिमय बिल, कर्ज के पत्र के समान थे, जिससे व्यापारियों द्वारा लंबी दूरी के लिए अपनाया जाता था। यानी यह जो व्यवस्था थी वह विनिमय यानी वस्तुओं की अदला बदली में, बिल, कर्ज के पत्र के समान थी, जिससे व्यापारियों द्वारा लंबी दूरी के लिए अपनाया जाता था। समझ गए? तो हुंडी किसे कहते हैं? ठीक है, यह वस्तु विनिमय के प्रणाली, एक दूसरे की अदला बदली वस्तुओं की होती थी, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? हुंडी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उदारीकरण से क्या आशय है। उदारीकरण किसे कहते हैं? तो उदारीकरण से आशय नियंत्रित अर्थव्यवस्था के अनावश्यक प्रतिबंधों का हटाना है। यानी जो उदारीकरण का आशय है कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था के अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाना। इस प्रकार प्रतिबंध हटने से अर्थव्यवस्था अधिक खुली तथा प्रगतिशील बन जाती है। यानी ऐसे जो प्रतिबंध होते हैं, उनके हटने से जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है वो बहुत प्रगतिशील बन जाती है तथा अर्थव्यवस्था अधिक खुली तथा प्रगतिशील बन जाती है। इससे आर्थिक परिवर्तनों को गति मिलती है। यानी इससे जो हमारी आर्थिक परिवर्तन होते हैं, यानी धन के परिवर्तन जो होते हैं, धन में वृद्धि होती चली जाती है। तो उदारीकरण से आशय क्या है कि उदारीकरण नियंत्रित अर्थव्यवस्था, जो हमारी नियंत्रित अर्थव्यवस्था है, जो सरकार के द्वारा लागू की गई है, उस पर जो अनेक प्रतिबंध, जो अनावश्यक प्रतिबंध लगे होते हैं, उनको हटाना ही उदारीकरण कहलाता है। और इस प्रकार प्रतिबंध हटने से आर्थिक व्यवस्था की खुली तथा प्रगतिशील आर्थिक व्यवस्था जो हमारी है वो खुली हो जाती है। यानी हम अपनी स्वेच्छा से अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं या क्रय विक्रय कर सकते हैं तथा इससे हमारे आर्थिक परिवर्तनों को गति मिलती है। इससे हमें जो हमारा आर्थिक धन होता है उसको प्रगति मिलती है, उसमें बढ़ोतरी होती है। तो समझ गया उदारीकरण से आशय। अब आपको पढ़ाते हैं भूमंडलीकरण से आशय क्या है। यानी भूमंडलीकरण का क्या आशय है, या भूमंडलीकरण का अर्थ बताइए। ठीक है, इन बिंदुओं से बच्चों प्रश्न का निर्माण हो सकता है। तो मैंने इस चैप्टर में बिंदुओं का सहारा लिया है, तो बिंदुओं के माध्यम से आप प्रश्न को बना सकते हैं। तो भूमंडलीकरण से आशय क्या है, या भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? तो देखिए, यह भूमंडलीकरण का अर्थ बताइए। तो भूमंडलीकरण एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का संबंध विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से स्थापित हो सकता है। इस व्यवस्था को अपना लेने के बाद कोई भी देश अन्य देशों के साथ उत्पादों, पूंजी, श्रम, तकनीक के बिना रोक टोक के आदान प्रदान कर सकता है। ठीक है, नहीं भूमंडलीकरण से आशय, भूमंडलीकरण क्या है या क्या किसे कहते हैं? तो भूमंडलीकरण एक व्यापक प्रक्रिया है। नहीं, यह जो भूमंडलीकरण है यह एक व्यापक प्रक्रिया है
जिसके माध्यम से कोई भी देश की अर्थव्यवस्था के संबंध विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से कह सकते हैं स्थापित कर सकता है। यानी कोई भी देश हो वह अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किसी भी देश के साथ अपने व्यापक संबंध स्थापित कर सकता है। इस व्यवस्था को अपना लेने के बाद कोई भी देश अन्य देशों के साथ चाहे उत्पाद हो या पूंजी हो, श्रम हो या तकनीक के बिना रोक टोक के आदान प्रदान कर सकता है। यानी अपनी वस्तुओं का हो, चाहे तकनीक का हो, चाहे पूंजी का हो, श्रम का हो या उत्पादों का हो या अपने द्वारा निर्मित की गई वस्तुएं जो होती हैं उनका हो, आसानी से आदान प्रदान कर सकता है। तो यानी एक स्थान से किसी वस्तु को आप सरल शब्दों में कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण से आशय किसी वस्तु को एक स्थान से या एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाना ही भूमंडलीकरण कहलाता है, या दूसरे देश को से क्रय विक्रय कर लेना ही या भूमंडलीकरण कहलाता है। या आप कह सकते हैं कि एक देश अपने उत्पादों को अन्य देशों के साथ क्रय विक्रय करने के या अपने अन्य देशों के साथ क्रय विक्रय करने वाली प्रक्रिया को ही हम भूमंडलीकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं का आयात निर्यात होता रहता है। तो ऐसी व्यवस्था को हम भूमंडलीकरण व्यवस्था कहते हैं। समझ गए? यानी किसी एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरित करना ही भूमंडलीकरण कहलाता है। समझ गए? अब देखिए भूमंडलीकरण से पड़ने वाले प्रभाव, यानी भूमंडलीकरण से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले विश्व निर्यात में हमारा हिस्सा बढ़ जाता है। भूमंडलीकरण से हमारे जीवन में क्या होता है कि जो हमारा विश्व निर्यात में है वो हमारा हिस्सा बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, क्योंकि हम अपनी वस्तुओं का एक देश से अनेकों देशों में आयात निर्यात कर सकते हैं, इसलिए हमारा हिस्सा बढ़ जाता है। हमारे उत्पाद जो होते हैं वो अत्यधिक दूर तक बिकने लगते हैं, जिससे हमें अन्य उत्पादों की आवश्यकता बढ़ती है, तो हमारा हिस्सा बढ़ता चला जाता है। फिर हमारे देश में विदेशी निवेश बढ़ा है। अब विदेशी निवेश क्या है कि विदेशी जो वस्तुएं होती हैं उनसे हम अदला बदली कर लेते हैं अपनी वस्तुओं से, तो इसलिए विदेशी जो निवेश होता है वो हमारे देश में बढ़ जाता है। यानी विदेशी जो फैक्ट्रियाँ हैं वो हमारे देश में बढ़ जाती हैं। फिर देश में विदेशी मुद्रा का भंडार में वृद्धि हुई, यानी जब किसी विदेश से हम अपनी वस्तुओं का निवेश करते हैं या अपनी कह सकते हो वस्तुओं का आदान प्रदान या क्रय विक्रय करते हैं, तो हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा हमको मिलती है उसमें वृद्धि होती चली जाती है। तो बच्चों भूमंडलीकरण से पड़ने वाले प्रभाव निम्नलिखित हैं। ठीक है, इससे कौन कौन से प्रभाव हैं? तो विश्व निर्यात में हमारा हिस्सा बढ़ जाता है, फिर हमारे देश में विदेशी निवेश बढ़ जाता है और देश में विदेशी मुद्रा के भंडार में भी वृद्धि हो जाती है। तो बच्चों यहीं पर हमने इस वीडियो का पार्ट 1 समाप्त करते हैं। इसके अगले वीडियो यानी पार्ट 2 के वीडियो को पाने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए तथा अधिक से अधिक इसे लाइक और शेयर करें, जिससे हम आसानी से आपको अन्य वीडियो उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।